नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी कर रहे होंगे और अपना ध्यान भी रख रहे होंगे। कोरोना की स्थिति धीरे धीरे सुधर रही है, लेकिन फिर भी आप लोग अपना ध्यान बनाए रखें, मास्क वगैरह ये सब लगाते रहें और अपनी केयर करते रहें। हमने पिछले वीडियो में आपको अवधी भाषा के बारे में बताया था। पिछले 2-3 वीडियो में सूफी में अवधी का विकास, राम काव्यधारा में अवधी का विकास। आज हम बात करेंगे ब्रज की विशेषताएं, ब्रज भाषा की विशेषताओं पर। ब्रज भाषा जो सूरदास की भाषा है, मेनली ब्रज भाषा उसी पर डिकोड होती है, लेकिन फिर भी ब्रज भाषा का सूरदास से पहले भी प्रभाव देखा गया है, सूरदास के समय भी देखा गया और रीत काल में भी ब्रज भाषा का प्रभाव रहा और कहीं ना कहीं आधुनिक काल में भी ब्रज भाषा का काव्य के रूप में दृष्टिगत होती रही है। तो आइए आज हम ब्रज भाषा की व्याकरणिक और साहित्यिक विशेषताओं पर बात करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और आप इस वीडियो को देखने पर अगर आपको ये पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि और लोगों को भी इससे लाभ मिले। तो आइए आज हम बात करते हैं ब्रज भाषा की विशेषता। ब्रज भाषा की विशेषता। क्या पढ़ना है आज हमें? ब्रज भाषा की विशेषता। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ध्वनिगत विशेषताओं पर। इतना तो आप जान ही गए होंगे, अपभ्रंश में, आवट में भी ध्वनिगत विशेषताओं पर बात की हमने। इसी प्रकार ब्रज भाषा में भी ध्वनिगत विशेषताएं क्या क्या है। पहला पॉइंट, इसमें मूल स्वर कौन कौन से हैं? तो मूल स्वर वही है जो हिंदी में है, आ ई उ ए ओ औ। जो री है वो नहीं है, ये वाला जो री है वो स्वरों में नहीं है। स्वरों के संयुक्त और अनुनासिक रूप भी दिखते हैं। जैसे अनुनासिक का मतलब जैसे अंग हो गया, ये भी दिखाई देता है। री मैंने कहा री नहीं है, री का यहाँ पे क्या है? री है। ओकार बहुला है। ओकार बहुला का मतलब होता है कि जिसके शब्द का जो आखिरी अक्षर है उसमें ओ की मात्रा लगी हो तो वो ओकार बहुला हो जाएगा। जैसे ऊ की मात्रा लगी होगी तो उकार बहुला हो जाएगा। जैसे अगर चल को हमने चलू लिखा तो उकार बहुला हो जाएगा, अगर चलो लिखा तो ओकार बहुला हो जाएगा। यहाँ जैसे भलो यानी कि भला का भलो हो गया, नी का नीको हो गया। ठीक है। व्यंजनों को अल्प प्राण पर देने का प्रचलन है। व्यंजन जो है उन पर अल्प प्राण पर अधिक महत्व दिया गया, यानी कि 12 में हा हटा के सीधा सीधा 12 लिख दिया गया। ब्रज भाषा में ला और ये वाला जो रा होता है, इन दोनों का रा ही प्रयोग होता है। ला और रा की जगह पर रा प्रयोग आपको दिखाई देगा। जैसे झगड़ा की जगह रा की जगह क्या हो गया? रा हो गया, झगड़ा। जैसे उलझत एक शब्द है, इसका हो जाएगा उर्झत। यहाँ भी ला की जगह क्या हो गया? रा हो गया। शा और सा का सा है, ये आपको अवधि में भी दिखाई देगा, अपभ्रंश में भी, अभट्ट में भी, प्राकृत में भी और ब्रज में भी। शा का आपको कहीं कहीं खा भी मिलेगा, ये अवधि में भी मिलता है, कहीं लखन लिखा रहता है, कहीं लसण लिखा रहता है। जैसे भाषा का यहाँ भाखा, शीश का शीश। स्वर विपर्य, स्वर विपर्य मिलता है। स्वर विपर्य का मतलब होता है कि पहले अक्षर में जो स्वर था वो बाद वाले अक्षर में प्रयोग कर दिया गया। जैसे चांद होना चाहिए
तो चांद में ये जो स्वर था ये दा में लगा दिया गया, यानी कि चांद का क्या बन गया, चंदा बन गया। जैसे बानर लिखना है तो यहाँ क्या हो गया, बनरा, यानी कि ये जो था ये यहाँ आ गया। रा का ना हो जाता है, यानी कि कारण लिखना होगा तो क्या लिखा जाएगा, कारण। या का जा मिलता है, यशोदा को जसोदा लिखा जाता है। शा की जगह सा है और या की जगह जा है। ये इसकी ध्वनिगत विशेषताएं हैं। आइए इन्हें मिटाकर हम बात करेंगे आपकी इन्हें मिटाकर हम बात करते हैं क्या, व्याकरणिक विशेषताओं की। ये आपकी ध्वनिगत विशेषताएं हो गई। अब हम बात करेंगे व्याकरणिक विशेषताओं की। बात करते हैं व्याकरणिक विशेषताएं। व्याकरणिक विशेषताएं क्या क्या हैं देख लेते हैं। संज्ञा, वैसे भी व्याकरणिक विशेषताएं जो है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग आदि के आधार पर इनका निर्धारण किया जाता है। तो संज्ञा शब्द किस तरह के हैं, स्वरांत है। स्वरांत का मतलब हुआ कि शब्द के अंत में स्वर है। जैसे बात, माधव, माधव में तो साफ दिख ही रहा है स्वर है ओ। बात में भी ता प्लस आ है, तब ये बना है ता, यानी कि आ स्वर है। तो सब शब्द कैसे हैं, स्वरांत है। सॉरी। लिंग दो प्रकार के हैं, वही स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, जो आपको अपभ्रंश अवर्ट से ही चले आ रहे हैं। लेकिन ब्रज में कभी कभी नपुंसक लिंग का भी प्रयोग मिलता है, और नपुंसक लिंग का प्रयोग बताता है कि ये इसकी प्राचीनता को बताता है। प्राचीनता को बताता है कि ये कितनी प्राचीन है, क्योंकि इसमें नपुंसक लिंग का भी प्रयोग है जो संस्कृत में होता था। सर्वनाम किस तरह के हैं, मोह, मोसो, हम, हमको, तिहारो आदि। विशेषण शब्द के अनुसार ओकार विशेषण है, विशेषण बदलते रहते हैं क्रिया, वचन, संज्ञा आदि के आधार पर। क्रिया कैसी है, परिनिष्ठित हिंदी की तरह इसमें क्रिया का प्रयोग मिलता है। जैसे चली जा, खेलत फिरे, यानी कि वैसे ये भी जाना क्रिया होती है, लेकिन यहाँ चली जात में दो क्रियाओं का प्रयोग किया गया है जो परिनिष्ठित हिंदी में आपको मिलती है। उसका प्रयोग आपको ब्रज में भी मिलता है। तो ये ब्रज की कुछ विशेषताएं थी। चूंकि अलग से ब्रज पे व्याकरणिक विशेषताओं पर प्रश्न नहीं आता है, ब्रज की विशेषताओं पर साहित्यिक योगदान या साहित्यिक विशेषताएं पूछी जाएंगी। उनमें अगर आपको ऐसे नॉर्मल प्रश्न आ जाए कि ब्रज भाषा की विशेषताओं का वर्णन करें, तो आप थोड़ा सा इनको देते हुए आप उनकी साहित्यिक विशेषताएं बता सकते हैं। मिटा देती हूँ, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अब हम किस पर बात करेंगे कि ब्रज भाषा साहित्यिक भाषा के रूप में विकास। साहित्यिक भाषा के रूप में विकास। साहित्यिक भाषा के रूप में विकास। इसमें कुछ चीजें हम जानेंगे, कुछ भागों में बांट लेते हैं। सबसे पहले तो हम ब्रज भाषा का परिचय जानेंगे। सबसे पहले हम क्या जानेंगे, परिचय। फिर इसको कुछ भागों में डिवाइड कर लेंगे, जैसे सूर, पूर्व युग, यानी कि सूरदास जी से पहले के युग में किस प्रकार ब्रज भाषा का विकास हुआ। इसके बाद सूरदास का युग, सूरदास युग, यानी कि जब सूरदास जी लिख रहे थे उस समय ब्रज भाषा का
किस तरह विकास हुआ। इसके बाद सूर पश्चात या रीति काल में, रीति काल में या उसके बाद रीति काल के पश्चात, इन 4 युगों में हम ब्रजभाषा के साहित्यिक विकास का वर्णन करेंगे। आइए पहले परिचय जान लेते हैं कि परिचय क्या है। चूंकि ये कहाँ बोली जाती है, ये ब्रजमंडल में बोली जाती है। कहाँ की भाषा है ये? ब्रज मंडल या ब्रज प्रदेश। इसमें कौन कौन से आ जाएंगे आपके? इसमें आ जाएगा मथुरा, गोकुल, अलीगढ़, आगरा, भरतपुर आदि जो आसपास के क्षेत्र है, ये सब किस में आ जाएंगे? इसके ब्रजमंडल में या ब्रज क्षेत्र में आ जाएंगे। और इसका शुरुआत कहाँ से आपको दिखेगी कि ये पुरानी हिंदी से ही, पुरानी हिंदी से ही कहीं ना कहीं इसका प्रयोग मिलता है। पुरानी हिंदी से ये किसी न किसी रूप में विकास पा रही थी। काव्य भाषा के रूप में, काव्य भाषा के रूप में इसका अधिकाधिक विकास हुआ भक्ति काल के उत्तरार्ध में। भक्ति काल के उत्तरार्ध में, यानी कि सूरदास के युग में इसका सर्वाधिक विकास हुआ। इन आधारों पर हम पढ़ेंगे। अब हम इसके बाद बात कर लेते हैं सूर्य पूर्व युग की, कि सूर्य पूर्व युग में ब्रज का किस प्रकार विकास होता है। तो सूर्य पूर्व युग में जानते हैं, पहला तो ये कि ब्रजभाषा शब्द का पहली बार प्रयोग, ब्रजभाषा शब्द का पहली बार प्रयोग या उल्लेख कब मिलता है? 16वीं शताब्दी। कब सबसे पहले ब्रजभाषा शब्द का उल्लेख कब मिलता है? 16वीं शताब्दी में। इसके विकास का पहला चरण, कहाँ से मिलता है? पुरानी हिंदी से दिखाई देने लगता है। पुरानी हिंदी से विकास का पहला चरण कहाँ से दिखता है? पुरानी हिंदी से। लेकिन इसकी उत्पत्ति मानी जाती है सौरसेनी अपभ्रंश से। सौरसेनी अपभ्रंश से इसकी क्या मानी जाती है? उत्पत्ति मानी जाती है। आरंभिक काल में इसका मिश्रित रूप दिखाई देता है। मिश्रित रूप दिखाई देता है 2 रूपों में। एक तो प्राकृत पेंगलम और उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ये इसके मिश्रित रूप दिखाई देते हैं। सूर्य पूर्व युग में ब्रजभाषा का विकास कैसे मिलता है? सबसे पहले ब्रजभाषा शब्द का पहली बार उल्लेख कब मिलता है? 16वीं शताब्दी में। विकास का पहला चरण, ब्रजभाषा के विकास का पहला चरण
कहाँ से शुरू होता है? पुरानी हिंदी से। इसकी उत्पत्ति मानी जाती है सौरसेनी अपभ्रंश से। कहाँ से मानी जाती है? सौरसेनी अपभ्रंश से। आरंभिक काल में मिश्रित रूप दिखाई देता है ब्रजभाषा का, जो प्राकृत, पेंगलम और उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रूप में आपको दिखाई देता है। आइए देखिए और कहाँ कहाँ आपको मिलेगी। इसका प्रयोग पृथ्वीराज रासो, सूर पूर्व युग की बात कर रहे हैं, पृथ्वीराज रासो में भी इसका प्रयोग मिलता है। इसका थोड़ा बहुत विकास आपको पृथ्वीराज रासो के जो प्रामाणिक हमें तथ्य प्राप्त हुए हैं कुछ, उनमें भी ब्रजभाषा का प्रयोग दिखाई देता है। ऊपर लिख देती हूँ इसे मिटा के। नाथ योगी, नाथ योगी जलंधर नाथ एक युक्ति प्रचलित है जो ब्रज में ही है। जोगी सोई जानिए जगते रहे उदास। जोगी सोई जानिए जब से रहे उदास। ये जलंधर नाथ की लाइन है। जलंधर नाथ का उदाहरण है एक कविता का, जिसमें ब्रज भाषा के शब्द दिखाई दे रहे हैं। जैसे या का जा दिख रहा है। पहला स्वतंत्र प्रयोग ब्रज भाषा का, पहला स्वतंत्र प्रयोग कहाँ मिलता है? अमीर खुसरो के। अमीर खुसरो के यहाँ इनका पहला स्वतंत्र प्रयोग मिलता है। हालांकि अमीर खुसरो में फारसी भी दिखती है, खड़ी बोली भी दिखती है, अवधी भी दिखती है, अरबी, सब दिखाई देते हैं। लेकिन ब्रज का पहला प्रयोग जो दिखाई देता है, इनका जो पहेलियां मुकरियां हैं उनमें इनका प्रयोग दिखाई देता है। मेरा मोसो, ये मोसो शब्द भी ब्रज का ही है। मेरा मोसो सिंगार करावत, सिंगार करावत, आगे बैठ के मान बढ़ावत, आगे बैठ के मान बढ़ावत, आगे बैठ के मान बढ़ावत, वासे चिक्कन, वासे चिक्कन को नदीसा, को नदीसा, ऐ सखी साजन, ऐ सखी साजन, ना सखी सीसा। ये उदाहरण है। मेरा मूसो सिंगार करावत, आगे बैठ के मान बढ़ावत, बासे चिक्कन को नदीसा, ऐ सखी साजन, ना सखी सीसा। ये इनके सूर पूर्व युग के प्रमुख कवि और प्रमुख रचनाएं थी, जिनमें इनका प्रयोग आपको दिखाई देता है। कुछ और नाम देखने को मिलते हैं, हम उनके नाम लिख देते हैं आपके सामने। कुछ और महत्वपूर्ण कवि हैं, जैसे सुधीर अग्रवाल एक नाम है, सुधीर अग्रवाल। इनकी रचना है प्रद्युम्न
चरित। संत नामदेव ने भी, ये महाराष्ट्र में थे लेकिन इन्होंने भी कुछ पद लिखे हैं ब्रज भाषा में। विष्णुदास रुक्मिणी मंगल इनकी रचना है। रुक्मिणी मंगल इनकी रचना है। और गुरु नानक देव से गुरु अर्जुन देव तक ब्रज का अलग अलग प्रयोग करते हैं। गुरु अर्जुन देव तो ब्रज का पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग करते हैं। आशा है ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाते हैं, इससे मैं बहुत लेंथी वीडियो बनाना नहीं चाहती, वो फिर देखने में बोझ लगने लगते हैं। उतना बनाऊंगी जितने से आपको बोझ ना लगे, आपको याद भी होता जाए। आज हमने बात की ध्वनिगत विशेषताओं की, व्याकरणिक विशेषताओं की। फिर हमने बात की कि साहित्यिक भाषा के रूप में योगदान के लिए 3 प्रकार से, एक तो परिचय बताया, दूसरा सूर पूर्व युग, सूरदास का युग, रीतिकाल, और रीतिकाल के बाद ब्रज भाषा का कैसे विकास हुआ। तो आज हमने सूर पूर्व युग और ब्रज भाषा का परिचय आपको बता दिया है। अब हम सूरदास के युग पर बात करेंगे अगले वीडियो में। तो आप हमारे वीडियो से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।